नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभाशीष बैनर्जी है और मैं नगर तथा ग्राम निवेश जो कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत एक संचालनालय है, उसके जिला कार्यालय इंदौर में वर्तमान में पदस्थ हूँ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत करूँगा। ये विषय जो है ये नगरीय विकास से संबंधित है, जो कि मेरे से संबंधित विभाग है। इसमें इसको यदि मैं संक्षेप में बोलूँ तो हमारे जो नगर हैं उनके विकास, आप नगरों का स्वरूप देखते होंगे तो आपको ये आभास होता होगा कि इनका विकास जो है ये उस स्तर का नहीं हो रहा है जिस स्तर का अपेक्षित है। और ये ना हो पाने का एक सहज सा कारण है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो आज के जो विषय है वो इसी पे होगा कि हम कैसे नगरीय विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकें, जिससे हमारी नगरों का जो विकास है वह एक उच्च स्तरीय हो सके। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। इस पाठ्यक्रम में हम समझेंगे कि शहरी नियोजन की भूमिका क्या है, इंदौर शहर ने किस तरह मास्टर प्लान को लागू किया और इस सब के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है। हर मॉड्यूल इस विषय की गहराई को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता है। मॉड्यूल 1, शहरी विकास और नियोजन की भूमिका। यह मॉड्यूल शहरी विकास की परिभाषा, मास्टर प्लान के उद्देश्य, उसकी कानूनी पृष्ठभूमि और उससे जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। मॉड्यूल 2, इंदौर मास्टर प्लान और विकास की प्रगति। इस खंड में हम इंदौर शहर की योजना, भूमि उपयोग, विकास दर और जनसंख्या प्रक्षेपण की जानकारी प्राप्त करेंगे। मॉड्यूल 3, संसाधन संग्रहण रणनीतियां और लागत अनुमान। यह मॉड्यूल आत्मनिर्भर शहरी विकास के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था, लागत, सरकारी निजी भागीदारी और संसाधन जुटाने के विभिन्न उपायों को समझाता है। आइए अब पहले मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं नगरीय विकास की बात करूंगा, अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के लिए मैंने जो इसकी परिभाषा कह सकते हैं वह मैंने दी हुई है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें यदि हम देखें तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम नियोजन भी करते हैं, निर्माण भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारे शहर जो हैं वो बेहतर हो सके। ये इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे लिए रहने के, काम करने के और मनोरंजन के बेहतर स्थान उपलब्ध हो सके। और इसके लिए जिन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है वे हमारा नगरीय अधोसंरचना है, हमारे रहने के आवास हैं, यातायात व्यवस्था है और साथ में पर्यावरण की बात है। इसके बाद मैं बात करूँगा जो हम लोग एक मास्टर प्लान शब्द आपने सुना होगा या मास्टर प्लान के बारे में आपको जानकारी होगी। ये मास्टर प्लान जो है ये हमारे नगर भविष्य में आने वाले एक समय अवधि, मान लीजिए 15 से 20 साल की समय अवधि है। इस समय अवधि में हमारे नगर कैसे विकसित हों इसकी एक हम परिकल्पना करते हैं और ये परिकल्पना जो है ये इस दस्तावेज जिसका नाम है मास्टर प्लान, उसके माध्यम से हम पूरी करते हैं। तो यदि हम इसकी भी मैंने एक जानकारी आपको दी है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यह एक दीर्घकालीन योजना होती है जिसमें हम लोग विजन, गोल और स्ट्रैटेजीज़ के साथ किस प्रकार का विकास होगा इसकी जानकारी देते हैं। साथ ही यह एक निर्णय लेने के लिए दस्तावेज होता है जिसमें हम अपने संसाधनों का एलोकेशन भी करते हैं। अब यदि हम विकास योजना के उद्देश्य जानना चाहें तो ये है कि हमारे जो नगर हैं वे एक नियोजित रूप से विकसित हो सके, पहली बात है। दूसरी बात, हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसका युक्तियुक्त तरीके से उपयोग हो सके। यह भारत के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो भूमि है वह सबसे बड़ा सीमित संसाधन है। यदि हम अमेरिका से तुलना करें तो हमारे यहाँ प्रति 1000 व्यक्ति के लिए जो एक लैंड मैन रेशो है वो करीब 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है। वही यदि हम अमेरिका के परिदृश्य में देखें तो 1000 व्यक्तियों के लिए उनके पास जो भूमि उपलब्ध है वो करीब 30 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लगभग 15 गुना अधिक है।
तो इसलिए हमें हमारे भूमि के संसाधन का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए नियोजन करना है। नियोजन का उद्देश्य एक ये भी है कि हमारा जीवन स्तर में सुधार हो सके, हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, रोजगार के अवसर प्रदान हो सकें और हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी हो सके, हमारे जो लिवेबिलिटी है, जो हम बेहतर जीवन स्तर है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये एक उद्देश्य है। और साथ में पर्यावरणीय विषयों पर भी चिंता रहे और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव कर पाएँ, यह भी एक विकास योजना का उद्देश्य है। यदि हम इसका लीगल बैकिंग देखें तो हमारे पास मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम एक जो इसकी लीगल बैकिंग है, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत हम ये विकास योजना तैयार करते हैं। इसके बाद कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हमारे नगरों के विकास में परिलक्षित होते हैं। यदि हम इन इश्यूज़ को देखें तो ये मैंने इसकी एक लंबी फहरिस्त दी है, लेकिन इसमें जब हम इसको देखना शुरू करते हैं तो जो पहला विषय है ये भी संसाधनों से संबंधित आता है कि हमारे पास वित्तीय संसाधन पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमको हमारे प्लान, जो योजना हम लोग तैयार करते हैं, उसके क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। उसके बाद जो अगला है कि हमारे विकास योजना जो है वो हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि हम कैसे संसाधन नगर विकास के लिए जुटा सकें। इसके बाद हमारे पास कोई भी एक डेडिकेटेड फंड नगरीय विकास के लिए केंद्रित नहीं है। यह सही है कि अलग अलग स्रोतों से इसमें फंड प्राप्त होते हैं, लेकिन चूंकि इसमें कोई एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसमें इसका जो व्यय होता है वह लक्षित स्थान पर नहीं हो पाता है। इसके अलावा ये जो इश्यूज़ थे उसमें से ये जो प्रथम 3 इश्यूज़ हैं वो इसी से संबंधित हैं कि हम हमारे संसाधनों को हम कैसे जनरेट कर सकें। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि शहरी विकास क्या होता है, मास्टर प्लान किस उद्देश्य से तैयार किया जाता है और इसके लिए कानूनी ढांचा क्यों जरूरी होता है। हमने यह भी जाना कि वर्तमान शहरी नियोजन से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान कैसे तलाशा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब मैं जो अपनी बात है इसको इंदौर का उदाहरण देते हुए इस पे आगे बात करूंगा। तो हम पहले इंदौर की बात करते हैं। तो इंदौर की जो नगर नियोजन की प्रक्रिया है वह काफ़ी पहले शुरू हुई थी। ये देश के चुनिंदा उन नगरों में है जिसमें आधुनिक नगर नियोजन के सिद्धांतों के हिसाब से विकास योजनाएं तैयार हुई थी। और यह कार्रवाई होलकर स्टेट में 1918 में ही की गई थी। और एक सर पैट्रिक गिडीज जो एक प्रख्यात नगर नियोजक थे जो स्कॉटलैंड आधारित थे, उनको आमंत्रित करके उनसे यह प्रथम जो आधुनिक नगर नियोजन के सिद्धांत पे बनी हुई योजना तैयार कराई गई थी। इसके बाद जो पहला प्रयास जो स्वाधीनता के बाद हुआ वह सन 1975 में हुआ। और ये 1975 में पहली इंदौर विकास योजना जो है जो कि लक्षित वर्ष 1991 के लिए तैयार की गई थी, वह तैयार की गई। आप देखेंगे तो इसमें स्क्रीन पर आपको पहली विकास योजना का जो निवेश क्षेत्र है जिसके अंदर ये विकास योजना तैयार की गई थी वह दर्शित हो रहा है। और इसका जो क्षेत्रफल है वह करीब 214 वर्ग किलोमीटर का था और इसमें करीब 37 ग्राम शामिल थे। इसके बाद यदि आप देखेंगे तो यह दूसरे इस निवेश क्षेत्र को बढ़ाया गया और आगामी विकास योजना तैयार की गई जो कि 2008 में तैयार हुई और ये वर्ष 2021 के लिए निर्धारित थी। ये अब 2041 की विकास योजना का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है और इसका निवेश क्षेत्र भी बढ़ाकर अब ये 882 वर्ग किलोमीटर का किया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यह जो है इसका प्रथम विकास योजना का जो रंगीन मानचित्र है वह दिखाया गया है। और यह जो 1975 में यह बनाई गई थी और इसमें 1991 के लिए जो जनसंख्या
आकलित की गई थी वह 15 लाख थी, जबकि वास्तविक रूप से यह जनसंख्या 12 लाख के आसपास हुई उस वर्ष में। और इसके लिए जो विकास के लिए जो प्रस्तावित क्षेत्रफल खोला गया था वह 14,000 हेक्टेयर लगभग था। इसके बाद यह अगले चरण की योजना थी जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ, और यह 35 लाख की आकलित जनसंख्या के लिए तैयार की गई थी। और हमारा अनुमान है कि जो 2021 की जनसंख्या है वो वास्तविक रूप से 31 लाख आई। इसके बाद आप स्क्रीन पे देखें तो इंदौर कैसे कैसे बढ़ा। तो ये जो है 1991 में जो इंदौर था वह एक सीमित 51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में संकुचित था, और यह धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये इसके बाद जो है वर्ष 1991 से 2001 के मध्य जो है यह 86 वर्ग किलोमीटर का हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 2008 तक ये 123 वर्ग किलोमीटर का हो गया। और इसमें आप देखेंगे तो ये आगरा बॉम्बे मार्ग जो है, जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ये प्रमुख धमनी होने के कारण इसके आसपास विकास जो है वो केंद्रित रहा। लेकिन बाईपास मार्ग का निर्माण शुरू होने के बाद यह बाईपास मार्ग की तरफ भी बढ़ने लगा। इसके बाद एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ, और ये 2008 से 2011 के बीच का परिदृश्य है। इसके बाद आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के प्रारंभ होने के कारण जो एयरपोर्ट है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है वहाँ पे भी विकास बढ़ा, और साथ में बाईपास मार्ग के अलॉन्ग भी विकास बढ़ता दिखता है। और यह जो है ये 2021 तक की है। तो ये अभी 2021 का जो डेटा है उसके आधार पर जो नगर का फैलाव था वो लगभग 239 वर्ग किलोमीटर का था, और ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये जो हमने प्रयास किया कि जो इंदौर की विकास योजना थी वर्ष 2021 की, वह वास्तविक रूप से कैसी बढ़ी है, उसकी क्रियान्वयन कितना हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पर यदि आप देखें तो ऑरेंज कलर से जो है वो प्रस्तावित विकसित क्षेत्र दर्शाया गया था, और इसमें जो पीले रंग से दर्शाया गया है वो वास्तविक रूप से बढ़ा है। तो ये मानचित्र को यदि हम आंकड़ों में बदलते हैं तो ये हम देखते हैं कि जो विकास योजना के कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल था उसमें केवल 50% क्षेत्र ही क्रियान्वित हो सका। और इसमें भी चिंता का विषय यह है कि जो आमोद प्रमोद का क्षेत्र था, जो हमारे खुले स्थान थे, जो ओपन एरियाज़ थे, उसका यदि क्रियान्वयन का स्तर देखें तो वो केवल 18% ही रहा है। तो इससे यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि हम अपने विकास योजना के जो लक्ष्य थे वह हम आधे ही अचीव कर पाए, और कुछ घटकों में ये आधे से काफ़ी कम भी रहा है, और यह एक चिंता का विषय है। तो हम विकास योजना की यदि हम बात करें तो यह हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन गई हैं, जो कि मौके पे परिलक्षित होती हैं। लेकिन हमारा जो चिंता का विषय है कि क्यों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो 50% ही क्रियान्वयन का स्तर रहा, उसका कारण हमने जानने का प्रयास किया। तो जब हम देखते हैं तो पहला ही इसमें बिंदु आता है कि हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं रहे। इस कारण हमारे जो विकास योजना का क्रियान्वयन था वह 50% के आसपास ही रहा। फिर से ही बात करते हैं तो हमारा जो डेडिकेटेड कोई एक केंद्रीकृत फंड नहीं था, और नगरीय विकास के लिए जो भी पैसा आया वो अलग अलग घटकों में अलग अलग जगहों पे लगता रहा। तो इससे हम एकीकृत विकास अचीव नहीं कर पाए। हमारे लिए हमको जो विकास के लिए जो भूमि की आवश्यकता थी वो हमको समय पर नहीं मिल सकी। इसका भी कारण कहीं ना कहीं देखें तो हमारे पास वित्तीय संसाधनों का अभाव होना है। इसके बाद हमारे जो ग्रीन क्षेत्र हैं, जो ओपन एरियाज़ हैं, जिसका प्रतिशत अभी आपने देखा कि 18% ही सीमित रहा है। तो यह भी कम होने का कारण है कि इनके लिए जो भूमि का अर्जन है उसके लिए हमारे पास संसाधन जो थे वो पर्याप्त नहीं थे। हमारे जो प्रमुख यातायात के घटक हैं जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, मंडी, ISBT, बस स्टैंड इत्यादि, यह भी हम जितने अपेक्षित स्थानों पे और अपेक्षित क्षेत्रफल में बनना था वो नहीं हो सका। इसका कारण भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं तो वित्तीय संसाधनों का अभाव था। मार्ग और अन्य अधोसंरचना का विकास भी समय पर नहीं हो सका है। इसके कारण शहर का विस्तार भी जो है वो जो विकसित मार्ग थे उसके अलॉन्ग ही रिबन डेवलपमेंट के रूप में होता रहा।
तो इन्हीं जो विषय और इश्यूज़ जो हमारे पास आए हैं, इसी के आधार पर हमने परिकल्पना की कि हम आगामी विकास योजना इस प्रकार की बनाएं जिससे ये जो कारण थे ये इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सके। तो इस प्रयास के पहले हमने इंदौर की जनसंख्या के आकलन का प्रयास किया। तो 2041 के लिए जो आकलित जनसंख्या थी वह 53 लाख हमने आकलित की, और इस जनसंख्या के लिए ही हम विकास योजना तैयार करने का कार्य कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने सीखा इंदौर शहर के मास्टर प्लान ने पिछले वर्षों में कैसे प्रगति की, भूमि उपयोग में क्या बदलाव आए और विकास दर क्या रही। हमने यह भी समझा कि 2041 तक की जनसंख्या प्रक्षेपण किस आधार पर की गई है और वह योजना में कैसे परिलक्षित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस विकास योजना को हमने आत्मनिर्भर विकास योजना का नाम दिया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो विकास योजना के प्रस्तावित घटक हैं, जो भी प्रस्तावित मार्ग हैं, जो भी प्रस्तावित एमिनिटीज़ हैं, वह हम विकास योजना के माध्यम से ही जनरेट कर सकें। तो इसके लिए हमने कुछ नए तरीके के फीस और लेवी भी हमने प्रस्तावित की है। जैसे हमने एक भूमि उपयोग उन्नयन शुल्क प्रस्तावित किया है, हमने एक प्रीमियम ऑन एफएआर प्रस्तावित किया है, और एक सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फीस भी हमने प्रस्तावित की है। तो हमारा ये मानना है कि ये एक इन प्रस्तावित जो फीस और लेवी है इसके माध्यम से भी हमारे पास एक बड़ी संख्या में वित्तीय संसाधन प्राप्त हो सकेंगे। और इसके अलावा जो एक नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास फंड की भी हमने अवधारणा इसमें सोची है, जिसमें जो भी विभिन्न कर, लेवी और अन्य संसाधनों के माध्यम से जो भी हमको राशि प्राप्त हो वह एक डेडिकेटेड फंड में जाए, और जो भी खर्चा हो इसी डेडिकेटेड फंड से हो, ताकि ये एक कोऑर्डिनेटेड और वेल मॉनिटर्ड व्यवस्था लागू हो सके। हमने इस विकास योजना के जो हमने प्रस्ताव किए हैं इसका यदि हम आकलन करते हैं तो इसमें दो प्रमुख घटक हैं। एक तो जो बड़ी राशि की आवश्यकता होती है वह भूमि के अर्जन के लिए होती है। तो भूमि का अर्जन करने के लिए हमने एक राशि का आकलन किया, तो हमने देखा कि लगभग 30,000 करोड़ की राशि केवल भूमि का अर्जन करने में होगी। और यदि हम इसी क्षेत्रफल को हम विकसित करते हैं तो इसके लिए जो अधोसंरचना विकास के लिए जो फंड लगना है वह करीब 54,000 करोड़ की राशि की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो 2041 यानी आने वाले 16 वर्षों में जो हमको इंदौर के विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए जो राशि हमको आवश्यकता होगी वह लगभग 84,000 करोड़ की राशि आकलित है। इसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकेंगे इसके लिए हमने कुछ प्रयास किए हैं। तो इसमें जो एक हमारे अधिनियम में ही प्रावधान है कि हम टाउन प्लानिंग स्कीम्स के माध्यम से शहर का विकास करेंगे। तो विकास योजना में ही हमने कौन से क्षेत्र जिससे मार्गों का विकास हो सके, जिससे अधोसंरचना का विकास हो सके, ये हमने विकास योजना में ही चिन्हित करने का प्रयास किया है, ताकि जो हमारी विकास प्राधिकरण है वह उन क्षेत्रों में अपना क्रियान्वयन का कार्य प्रथम दिवस से ही शुरू कर सके। और हमने ये आकलित किया है कि नगर विकास योजना जो है, नगर विकास स्कीम जो है, जो कि एक स्थापित मॉडल है जिसके माध्यम से हमारे देश के विभिन्न नगरों का विकास हुआ भी है, वह प्रयास हम उस पे हम अधिक फोकस देते हुए उसके माध्यम से हम नगर के विकास का प्रयास करें। तो हम देखते हैं कि लगभग हम जो टोटल 14,000 हेक्टेयर जो हमारा 36,000 हेक्टेयर प्रस्तावित क्षेत्र है उसमें से हम 14,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है वो नगर विकास स्कीम के माध्यम से हम विकास करेंगे। इसमें जो है एक मॉडल है जिसमें हम नगर विकास के लिए जो भूमि स्वामी है उसको पार्टनर बनाते हैं और
उसकी जो कृषि भूमि है उसके बदले में उसको हम एक विकसित भूमि वापस करते हैं, और इसके विकास के लिए जो पैसा आता है, ये इस पूंजी का जो व्यवस्था है वह इसी योजना के माध्यम से होती है। इसके लिए अलग से वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके माध्यम से लगभग हम 35,000 करोड़ का विकास जो है वह इस टाउन प्लानिंग स्कीम्स के माध्यम से हम करने का लक्ष्य रखते हैं। इसके बाद हम यह भी अवधारणा रखते हैं कि निजी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निजी क्षेत्र को भी यदि हम नगर विकास के योजनाओं में, नगर विकास के प्रयास में भागीदार बनाएं, तो हम बहुत सारा कार्य निजी क्षेत्र के माध्यम से भी कर सकेंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र भी लाभान्वित होता है। यदि एक मार्ग का निर्माण होता है तो निजी क्षेत्र को भी इससे लाभ होता है, और रियल एस्टेट का कारोबार भी इसके माध्यम से चलता है। तो इसका कुछ भाग का दायित्व हम निजी क्षेत्र को भी देना चाहते हैं, जिससे विकास योजना के क्रियान्वयन में लाभ हो। तो इससे हम आकलित करते हैं कि लगभग 7,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वह हम निजी क्षेत्र के माध्यम से, निजी क्षेत्र द्वारा किए गए विकास के माध्यम से इनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगे। इसके बाद एक TDR एक बड़ा ही आधुनिक टूल है। इस टूल के माध्यम से महाराष्ट्र के अनेक नगरों में, गुजरात के अनेक नगरों में विकास सुनिश्चित हुआ है। यह प्रयास हमारे मध्य प्रदेश के नगरों में भी प्रारंभ हुआ है, लेकिन हम इसका ये चाहते हैं कि इससे हम अधिकाधिक जो विकास है वो हम TDR के माध्यम से भूमि अर्जन करके कर सकें। इसमें यदि मैं इसको संक्षेप में आपको समझाना चाहूँ तो TDR एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें यदि शासन को कोई पब्लिक पर्पस के लिए किसी भूमि की आवश्यकता होती है, मान लीजिए पार्किंग, मार्ग इत्यादि, तो उसकी निजी क्षेत्र की भूमि, किसी निजी व्यक्ति की भूमि का अर्जन TDR प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, और TDR के माध्यम से उसकी निजी भूमि स्वामी की जो भूमि ली जाती है उसके बदले में उनको उस भूमि पे वो जितना निर्माण कर सकते हैं उसके डबल FAR के बराबर उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस प्रमाण पत्र का उपयोग वह अपनी स्वयं की भूमि पर डबल FAR का उपयोग करके कर सकता है, अथवा किसी अन्य को विक्रय करके भी कर सकता है। तो इससे जो सरकार को कैश के रूप में राशि देने की आवश्यकता नहीं होती। मुआवजा जो है वो TDR के माध्यम से दिया जाता है, और ये TDR का क्रय विक्रय करके इसका जो कॉम्पनसेशन है वो निजी भूमि स्वामी अपना कर सकता है। तो इसमें भी हमने ये आकलन करने की कोशिश की, तो लगभग 10,000 करोड़ की राशि TDR का उपयोग करके भी हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं आपसे, जैसा आपने पहले भी बोला था कि कुछ हमने नए कर और लेवी रखे हैं, जिसमें एक प्रीमियम ऑन FAR है। जो हम विकास योजना में हम FAR निर्धारित करते हैं, तो इससे जो भूमि स्वामी है उसको लाभान्वित होता है। तो हमने जो FAR की सीमा है इस बार बढ़ाकर, जो सामान्यतः 1, सवा, 1.5 तक होती है, इसको हमने बढ़ाकर 4-5 करने का भी हमारी परिकल्पना है। और एक बेस FAR जो है वो निःशुल्क रहेगा, जिससे जो गरीबों के घर है, मध्यम श्रेणी के घर हैं, वह तो उसके लिए कोई अतिरिक्त राशि भुगतान न करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई ऊंचे भवन, हाई राइज बिल्डिंग और अपार्टमेंट और इस तरीके का निर्माण करता है, तो उसको जो बेस FAR है उससे अधिक का FAR जो है वह शासन से क्रय करना रहेगा या TDR के माध्यम से करना होगा। तो इस प्रणाली के माध्यम से हम ये आकलित करते हैं कि लगभग 162 करोड़ रुपए हमको प्रति वर्ष इस प्रणाली से प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमने अन्य जो घटक हमने नए प्रस्तावित किए हैं, तो उससे यदि हम देखते हैं तो हमको लगभग 10,000 करोड़ की राशि जो है वह हमें इस माध्यम से भी प्राप्त हो सकेगी। इस प्रकार मैंने आपको जो पिछले 4 अलग अलग तरीके से हमने जो अवधारणा बनाई है, उन 4 घटकों से हम जो अलग अलग राशि हम एकत्रित कर पा रहे हैं, उसकी जो कुल राशि है उसकी यदि मैं जानकारी दूं तो हम ये देखते हैं कि लगभग जो हमने आकलित की थी कि हमको नगर विकास के लिए आगामी 16 वर्षों में हमको 84,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, तो इसमें से हम ये देख रहे हैं कि लगभग 63,000 करोड़ के कार्य हम कराने में विकास योजना के प्रावधानों के माध्यम से ही सक्षम हो सकते हैं।
और जो बाकी का जो राशि है जो लगभग 20-21 हज़ार करोड़ की होती है, वह राशि हम उसके लिए भी हमारे पास कुछ नवाचार हमने प्रस्तावित किए हैं। जैसे कुछ ग्रांट और फंड्स आजकल नगरीय विकास के लिए केंद्र शासन और राज्य शासन से भी प्राप्त होती है, वह राशि है। कुछ बेटरमेंट लेवी की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम राशि प्राप्त कर सकते हैं। लैंड पूलिंग एक स्थापित प्रणाली है जिसके माध्यम से अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र और शासकीय क्षेत्र की भागीदारी होती है, और बीओटी प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल रहेंगे। इस प्रकार इन सभी के मिले जुले प्रयास से जो हम राशि आकलित करते हैं कि 84,000 करोड़ जो राशि है उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। तो जो हमारी पुरानी विकास योजनाओं का अनुभव रहा है कि हम उनके क्रियान्वयन में असफल रहते हैं या हम उनका पार्शियल क्रियान्वयन ही कर पाते हैं, तो हम ऐसा हम अवधारित करते हैं कि ये आने वाली जो विकास योजना है इसमें हम एक वित्तीय संसाधन भी हम पर्याप्त रूप से प्राप्त कर सकें, जिससे इन विकास योजनाओं को वास्तविक धरातल पर भी उतारा जा सके। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि शहरी विकास को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से स्रोतों से संसाधन जुटाए जाते हैं। हमने यह भी जाना कि टीडीआर, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और विशेष फंड्स के जरिए वित्तीय व्यवस्था को कैसे सशक्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। तो मैंने ये आपको जो प्रयास हमने किए हैं, तो इससे इसका आशय ये भी है कि आप इसमें थोड़ा सा अपना विचार दें, और पहले तो इन प्रयासों के बारे में आप और क्योंकि इसमें बहुत सारे नवाचार भी हैं, तो इसके बारे में आप एक मनन कीजिए, देखिए कि इनके माध्यम से क्या नगरीय विकास में हम पर्याप्त राशि जुटा सकेंगे। और भी आपके मन में और भी अन्य क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होंगे कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि नगरीय अधोसंरचना के लिए हम और भी ऐसे मॉडल हैं जिससे हम राशि एकत्रित कर सकेंगे। तो ये आप ज़रूर मनन कीजिए, और इनके बारे में यदि कोई सुझाव आप देना चाहें तो ये आप मेरे कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसी विषय पर हमने एक प्रश्नोत्तरी भी आपके लिए तैयार की है। आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर देने के लिए देने के पश्चात आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा जो कि आपके लिए भविष्य में उपयोगी होगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और ध्यान से सुनने के लिए पुनः धन्यवाद एवं नमस्कार। थैंक यू।